हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपकी अप्लाइड मैथ थर्ड के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ थर्ड की ज़बरदस्त शुरुआत करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज के इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देख लिया ना तो आप अप्लाइड मैथ थर्ड मुझसे ही पढ़ेंगे, किसी भी लेक्चर को आप स्किप कर ही नहीं पाएंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिएगा, देन मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड नोटेशंस यूज होते हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी आज के इसी पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉपी और पेन निकाल करके हमारे साथ बने रहिएगा और चीज़ों को समझते रहिएगा। एक बात मैं पहले आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि बोर मत होइएगा। हमारा लेक्चर थोड़ा सा बेसिक और एक्सप्लेनेशन टाइप का होता है जिससे हम टॉपिक को बेहतर तरीके से आपको समझा सकें, इसलिए भागिएगा मत, ध्यान से हमारी बातों को सुनते चलिएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं कि ये आव्यूह क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह जिसको हम लोग इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, और इस मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म है जिसको हम बहुवचन कहते हैं उसको हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। आव्यूह होता क्या है डियर स्टूडेंट्स? आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स कुछ और नहीं, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का, ऑब्जेक्ट्स को लिखने का एक अलग तरीका है। वो अलग तरीका कौन सा है सर? आव्यूह में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स उनको पंक्ति, जिसको हम इंग्लिश में रो कहते हैं, और कॉलम, ठीक है, कॉलम जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। ध्यान से तो चलना, स्तंभ जिसको हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? कॉलम कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को रो और कॉलम के फॉर्म में व्यवस्थित करना, अरेंज करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी एक डेफिनेशन और होती है डियर स्टूडेंट्स कि m इंटू एन ऑब्जेक्ट्स को m रो और n कॉलम में अरेंज करने पर जो हमें अरेंजमेंट फाइंड होता है उसी अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह कहते हैं। थोड़ा डेफिनेशन कम समझ में आ रही होगी, कुछ एग्जांपल लेकर के समझाते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है ना, और 8 है। ये हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर इन नंबर्स को हम एक कैपिटल ब्रैकेट के अंतर्गत ऐसे लिख दें 1 4 5 6 7 8, इस तरीके से लिख दें और इसको कुछ नाम दे, जैसे ए बी या सी नाम दे दें, तो डियर स्टूडेंट्स इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। अब आप देखो यहाँ कुल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 2 2 4 2 6। जो हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं इनको 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिखा गया। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिखा गया। जो 3 है ये हमारा जो है क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल, इसको रो कहा, ऐसे ऐसे जो आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स इसको रो कहा जाता है, और जो ऐसे ऐसे दिख रहा है उसको क्या कहा जाता है? कॉलम कहा जाता है। इसको पंक्ति और इसको स्तंभ के नाम से डियर स्टूडेंट्स जाना जाता है। तो यही मैंने बोला, इसे 3 गुणे 2 ऑब्जेक्ट थे, मतलब 6 ऑब्जेक्ट थे, 6 वस्तुएं थी। इनको क्या किया? 3 पंक्तियों और 2 स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर दिया गया। जो व्यवस्था हमें प्राप्त हुई उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स नहीं है, कुछ खास नहीं है, मैट्रिक्स कुछ खास नहीं है। क्या है? दिए गए ऑब्जेक्ट्स को एक अलग तरीके से अरेंज करने का, एक अलग तरीके से लिखने का तरीका है। कौन सा तरीका है वो? पंक्ति का और स्तंभ का, मीन्स रो और कॉलम का यूज करके उसको अरेंज किया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो क्षैतिज होता है उसे हम पंक्ति कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे हम स्तंभ कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको इस मैट्रिक्स के अवयव या एलिमेंट्स कहा जाता है। जो क्षैतिज है उसको हम पंक्ति कहते हैं, इसको हम रो कहते हैं। जैसे इस आव्यूह, इस मैट्रिक्स में कुल कितनी पंक्ति है? 1 2 3, मतलब इसमें 3 पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं? 2 स्तंभ हैं। तो यहाँ पर 6 ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास जिनको 2 पंक्ति और 3 पंक्ति और 2 स्तंभ के रूप में डियर स्टूडेंट्स क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। और समझिए ध्यान, जैसे हम कोई और लिख लें, B इक्वल टू लिख लें डियर स्टूडेंट्स A B C और D।
कैपिटल ब्रैकेट के अंदर। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी हमारे पास एक क्या है, मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, देखो एक रो ये है, इसको हम R1 कह दें, और एक दूसरी रो है जिसको हम R2 कह दें, और ये कॉलम है जिसको हम C1 कह दें, और इसको हम क्या कह दें, C2 कह दें। तो यहाँ पर हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, 4 ऑब्जेक्ट्स थे। इन 4 ऑब्जेक्ट को 2 रो और 2 कॉलम में क्या किया गया, अरेंज किया गया है, लिखा गया है, और इसको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिख करके कोई नाम दे दिया जाता है अल्फाबेट का, इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। आई होप आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि मैट्रिक्स कैसे लिखा, मैट्रिक्स क्या होता है और इसको लिखने का तरीका क्या होता है। मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। जो क्षैतिज होगा उसको रो बोलेंगे, जो ऊर्ध्वाधर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, और उस पूरे मैट्रिक्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला टॉपिक हमारा डियर स्टूडेंट्स आता है आव्यूह का क्रम। ध्यान देना, आव्यूह का क्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे डियर स्टूडेंट्स हम यहां पर कोई मैट्रिक्स लिख दें, A = 4 5 6 7 8 9 1 2 3। या अब आप देख लीजिए, अगर हम आपसे पूछे कि इसमें कितने रो हैं, इस मैट्रिक्स में आपसे पूछे कितने रो हैं, तो बताएंगे सर 3 रो हैं। हम आपसे बोलें कि इस मैट्रिक्स में डियर स्टूडेंट्स कॉलम कितने हैं, तो आप बताएंगे 3 कॉलम है। तो किसी भी मैट्रिक्स में रो इंटू कॉलम, ध्यान दो, रो इंटू कॉलम को ही डियर स्टूडेंट्स उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाता है। अर्थात पंक्ति गुणे स्तंभ लिखा जाए, पंक्ति गुणे स्तंभ लिखा जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं, उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। जैसे अभी आपसे पूछा जाए कि ये जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिखा है तो इसका ऑर्डर बताओ, तो आप कहोगे इसका ऑर्डर 3/3 है। इसको क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, 3/3, या इसको हम लोग 3 × 3 भी पढ़ लेते हैं। वैसे 3/3 पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि सर ये जो मैट्रिक्स लिखा है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो आप क्या बताओगे, इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, तो 3 रो हो गए, और कितने कॉलम हो गए, 1 और 2 × 2, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 3/2 ऑर्डर का ये क्या है, मैट्रिक्स है। जैसे हम आपसे पूछें कि ये जो मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है इसका ऑर्डर बताइए, तो आप इसका रो पता करेंगे, तो रो कितना है डियर स्टूडेंट्स, 2 है, और कॉलम कितना है, 2 है, तो 2/2 है ना, 2/2 का ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या है आपको समझ में आ गया होगा, एलिमेंट्स को रो इंटू कॉलम के फॉर्म में या रो और कॉलम के फॉर्म में एडजस्ट करना ही आव्यूह मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स के अंतर्गत जो लिखा जाता है वो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, उसके अंतर्गत जो लिखा जाता है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। उस पूरे को किसी अल्फाबेट से A से B से C से D से X Y Z एटसेट्रा से उसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का क्रम क्या होता है, तो हमने बताया कि रो इंटू कॉलम डिनोट रीड एज ऑर्डर, पंक्ति गुणे स्तंभ को ही हम क्रम कहते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स को हमने लिया, इसमें 3 रो थे, 3 कॉलम थे, तो ये 3/3 ऑर्डर का क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। ऐसे हमने यहाँ सब एग्जाम्पल लेकर के आप सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, इसको देखिए ध्यान से। स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं कुछ जो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। देखो, जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसको हमेशा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एटसेट्रा से दिखाया जाएगा। मतलब जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम सभी लोग कैपिटल ब्रैकेट का यूज करेंगे, और इसको हम लोग किसी अल्फाबेट A B से X Y Z आदि से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस मैट्रिक्स के अंतर्गत जो लिखा रहता है उसको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उनको स्मॉल aij से दिखाया जाता है। ध्यान देना,
एलिमेंट्स जो होंगे उनको स्मॉल aij से दिखाया जाता है, और जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग कैपिटल aij बगल में m इंटू n करके छोड़ दो। अभी केवल इतना जानो कि जो मैट्रिक्स के अंतर्गत एलिमेंट्स लिखे होते हैं उनको aij से डिनोट किया जाता है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, बोर मत होइएगा, बातों को सुनते और समझते चलेंगे तो लेक्चर आगे चल के आपको बेहद आसान लगने वाला है। देखो, एलिमेंट्स जो होंगे मैट्रिक्स के, डियर स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग हमेशा aij से, ऐसे देखिए ध्यान से सफिक्स में रहेगा, aij से डिनोट करते हैं। जहां i जो है डियर स्टूडेंट्स वो रो को दिखाता है और j जो है डियर स्टूडेंट्स वो कॉलम को दिखाता है। मैं समझाता हूं। जैसे a इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे दिया गया 1 2 4 5 7 और 9। अगर हम आपसे पूछें कि इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर आप बताओगे सर कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है ना, 2/3 है, आप ऐसा बोलेंगे 2/3 जो है इसका ऑर्डर। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, केवल पढ़ा जाता है ये। आप देख पा रहे हो कि इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3 का हो गया। अब अगर आपके इसके एलिमेंट्स की बात की जाए तो इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करो, दिखाओ, तो आपसे कहा जाएगा A11 बताओ। तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 कौन होगा, 1। आपसे कहा जाएगा A12 बताओ कौन होगा, तो ये देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो पहले रहेगा कॉलम बाद में, तो किसकी बात कर रहा है, ये 4 की बात कर रहा है। आपसे कहेगा A13 बताओ कौन होगा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, 7 की। ऐसे आपसे कहा जाएगा A21 बताओ कौन होगा, तो आप क्या बताओगे, 2 होगा। आपसे कहा जाएगा A22 बताओ कौन होगा, तो आप क्या बताओगे, 5 होगा। आपसे कहा जाएगा A23 बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, 9 होगा। तो यह एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग aij से डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको सारी बातें बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का 60 तरीका क्या होता है। इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब धीरे धीरे कर करके हम आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे और चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझाते रहेंगे। ध्यान से आप मेरी बात को सुनते चलेंगे तो धीरे धीरे करके आपको बेहतर तरीके से सारी बातें समझ में आएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किया यार, तो शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हेल्प हो सके। और लेक्चर को लाइक नहीं किया यार, तो लाइक करते चलो, तभी मजा आएगा। अब देखो ध्यान से, यहां मैं पढ़ूंगा आव्यूह का व्यापक रूप। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह का व्यापक रूप, जिसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स को कैसे लिखते तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहां कहा जाएगा लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, ए इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जाता है aij m इंटू n या m/n। ये मैट्रिक्स को लिखने का जनरल फॉर्म होता है। अब यहां बता दिया गया कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं aij, और a मतलब i वाले की संख्या कितनी है, माने पंक्ति कितनी है, m है, और स्तंभ कितने हैं, n है। m किसको दिखा रहा है, m रो को दिखा रहा है, और n किसको दिखा रहा है, कॉलम को दिखा रहा है ना। अब आइए मैं इसी को एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूं बेहतर तरीके से। अगर हम इसी को एक्सपेंड करेंगे तो हमें जो है आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म मिलेगा। देखो कैसे, a इक्वल टू, ध्यान समझना सभी लोग, यहां पर लिखेंगे A11, फिर लिखेंगे A12, फिर लिखेंगे A13 डॉट 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 A1n हो जाएगा, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे कुल कितने कॉलम है, n कॉलम, तो फर्स्ट रो n कॉलम हो गया। अब सेकंड रो स्टार्ट होगा तो A21, A22, A23 डॉट 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 A2nth कॉलम आ जाएगा। ऐसे यहां पर आएंगे तो A31, A32, A33 डॉट 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 करके यहाँ पर A3n आ जाएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ रो भी यहाँ पर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, उनको हम लिखते जाएंगे। लास्ट में mth रो आएगा तो AM1 होगा, AM2 होगा, AM3 होगा, और यहाँ पर AMN लास्ट में आ जाएगा। और ये हमारे पास जो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ये मैट्रिक्स जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा,
m इंटू n का मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को शार्ट में लिखने का तरीका ये है और इसका एक्सपेंडिंग फॉर्म ये है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दो। जैसे लिखा जाए A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है Aij 2 इंटू 3। अब आपको इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो A कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स Aij हैं। अब इसमें कितने रो हैं बताओ, 2 रो हैं, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो जब आप इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखोगे तो A11 आएगा, फिर A12, फिर A13 तक ही जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं। फिर यहाँ पर A21 आएगा, फिर A22 आएगा और A23। बस ये इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? जैसे यहाँ पर देखो कितने रो थे, 2 रो, तो 1 और 2 रो बन गए। कॉलम कितने थे, 1 2 3 3 कॉलम बन गए। अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहो तो 2/3 इसका डियर स्टूडेंट्स क्या है, ऑर्डर है। समझ में आ रही है बातें? और कोई समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई और मैट्रिक्स दे दिया जाए, A इक्वल टू लिख दिया जाए Aij और लिखा जाए 3 इंटू 4। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखोगे जरा देखो आप सभी लोग। इसको जब लिखोगे तो A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, फिर A1, क्योंकि कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। फिर सेकेंड रो आएगा A21, A22, A23 और A24। उसके बाद फिर क्या होगा बोलो, A31, A32, A33, फिर A34। बस खत्म ना, क्योंकि रो कितने थे, 3, तो 3/4 का जो है हमारे पास ये क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। ये सबसे बेसिक इसका कंसेप्ट था, बेसिक इसका लॉजिक था। अब हम बात कर लेते हैं कि इस लॉजिक पर, इस कंसेप्ट के बिहाफ पर आपके एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। देखिए ध्यान से, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। देखो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम इसके बिहाफ पर कैसे आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, आप क्वेश्चन कह सकते हैं। जैसे कहा जाएगा कि Aij इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, देन फॉर्म A इक्वल टू Aij 2 इंटू 2। अब ध्यान समझो, क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम बन गया कि Aij को इस तरीके से डिफाइन किया गया, I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, देन फॉर्म एक मैट्रिक्स बनाओ जो कितने ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, और इसके एलिमेंट्स ये हैं। तो सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड करोगे। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा बोलो, आपका A11, A12, क्योंकि 2 ही कॉलम है, फिर A21, A22, बस इतना ही बनेगा ना। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को लिखना चाहते हो डियर स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें A11, A12, A21, A22 सबकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और उसी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आप सभी लोगों को दिया गया है, और इस फार्मूले का यूज करके इन सारी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। ध्यान से समझिएगा, मैं हर एक पहलू पर, हर एक चीजों पर समझाते हुए आप सभी लोगों को चलूंगा, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। तो Aij को निकालने का फार्मूला क्या दिया गया डियर स्टूडेंट्स, I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो क्या क्या चाहिए आपको, A11 निकालोगे तो यहाँ 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 होगा, इंप्लाइज दैट 2 का स्क्वायर 4/2, मतलब कितना आएगा, 2 आएगा। फिर डियर स्टूडेंट्स A12 चाहिए होगा आपको, A12 चाहिए होगा तो A प्लस 2 ये हो जाएगा का होल स्क्वायर बाई 2, 3 का 9/2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर A21 निकालना होगा डियर स्टूडेंट्स, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, फिर से 9/2 आएगा। और फिर डियर स्टूडेंट्स A22 आपको फाइंड करना होगा, यहाँ पर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 करोगे तो 2 2 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8 आएगा। अब देखो क्या हुआ, हमें Aij की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया था और हमें ये मैट्रिक्स बनाना था, तो हमने क्या किया, सारी वैल्यू निकाल ली। नाउ आपका जो मैट्रिक्स होगा वो कौन होगा बोलो, A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। सारी वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। A11 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी होगी बोलो, 2 होगी, और A12 की वैल्यू हम सभी लोगों ने फाइंड किया 9/2 होगी, और इसकी वैल्यू भी 9/2 और इसकी 8 होगी, और ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है। मैं कोई और एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। अभी आपको सारी बातें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। कंसेप्ट को ध्यान से समझते चलिएगा और जो प्रॉब्लम्स आपको बताते चल रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपसे कहा जाएगा फॉर्म A इक्वल टू Aij, जैसे कह दिया गया 2 इंटू 3, ठीक है, वेयर Aij इज इक्वल टू आपसे दिया गया
आई माइनस जे बाई टू, ये बता दिया गया। मतलब ए आई जे को फाइंड करने का हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट आपको दे दिया जाएगा। तो जब इसका आप सोल्यूशन करोगे तो सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड करोगे। ध्यान समझो, जैसे a इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको क्या दिया गया, ए आई जे 2 इंटू 3। पहले इसको आप एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, जरा देखो आप, a1 1, फिर a12, फिर a13, क्योंकि 3 कॉलम है, फिर a21, a22, a23। ये देखो ध्यान से, तो यह मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें किसकी किसकी जरूरत है, a11 की, a12 की, a13 की, सारी वैल्यू निकालने का तरीका वही होगा। तो सिंस यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ए आई जे हमें क्या दे दिया गया, आई माइनस जे बाई टू। तो जब a11 निकालोगे तो 1 माइनस 1 बाई टू मतलब कितना आएगा, 0। जब a12 निकालोगे तो 1 माइनस 2 बाई टू मतलब कितना आएगा, माइनस 1 बाई टू। ऐसे ही आप a13, a21, a22, a23 निकाल लेंगे और सारी वैल्यू ला करके जब यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये है पहले टाइप का क्वेश्चन जो आप सभी लोगों से मैट्रिक्स में पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सभी लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं, कैसे उसको हम सभी लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे तमाम तरह की प्रॉब्लम कभी हो सकता है कि ए आई जे को निकालने का कंसेप्ट आई प्लस जे का होल स्क्वायर दे दे, कभी हो सकता है ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे का होल स्क्वायर बाई 2 कह दे, कभी हो सकता है ए आई जे इक्वल टू है ना आई प्लस जे स्क्वायर कर दे। मतलब अलग अलग दे देगा। कुल मिलाकर के अगर आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसको एक्सपेंड करना समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो आसानी से बहुत ही इजीली आप उनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कभी कभी क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने आपको जो प्रॉब्लम दी, इस प्रॉब्लम में क्या था डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए देगा। ए आई जे जो एलिमेंट्स होगा उसके लिए दिया होगा और हमें क्या कहेगा कि वह मैट्रिक्स फाइंड करो। अलग तरह की प्रॉब्लम और देखो, और कैसे पूछा जाएगा, कह देगा फॉर एनी मैट्रिक्स ए, ध्यान दो, फॉर एनी मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल क्यूब बाई 2, देन फाइंड a23 एंड a21। इस तरह की प्रॉब्लम भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। यहां पे क्या कहा गया, फॉर एनी मैट्रिक्स, किसी आव्यूह के लिए ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू, ये कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे इस तरीके से डिफाइन है, तो कह रहे हैं a23 और a21 आप क्या करिए, फाइंड करिए। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका सोल्यूशन ध्यान से समझिए। इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसको हम सभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहां बोलोगे सिंस डियर स्टूडेंट्स ए आई जे जो हमें गिवन है वो आई प्लस जे का होल क्यूब गिवन है और बाई 2 गिवन है, हमें चाहिए क्या, हमें a23 चाहिए। तो यहाँ 2 प्लस 3 का होल क्यूब होगा बाई 2 होगा, सॉल्व करो। a23 यहाँ 2 और 3 5 का होल क्यूब 125 बाई 2, मतलब डियर स्टूडेंट्स a23 की जो वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 125 बाई 2 मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्या निकालना है सर, a21, अगेन ध्यान से समझिए सभी लोग, फिर से हमें क्या निकालना है, a21 फाइंड करना है। तो a21 के लिए यहाँ वैल्यू करो 2 प्लस 1 का होल क्यूब बाई कितना होगा 2, तो a21 जब निकालोगे तो 2 का होल क्यूब कितना होगा 27 बाई 2। तो यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। फाइनली हमें क्या क्या फाइंड करना था, आंसर में हमारा आ गया कि a23 जो कि 125 बाई 2 आ गया और a21 जो फाइंड करना था वो 27 बाई 2 आ गया। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो दो टाइप की प्रॉब्लम्स इसके बिहाफ पर पूछी जाएंगी जो अभी तक मैंने आप सभी लोगों को समझाया। एक रिस्पेक्टेड मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए कहा जाएगा, दूसरा जो है एलिमेंट्स की डेफिनेशन को देते हुए आप सभी लोगों से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट वहां पर जाकर के पूछा जाएगा जो आप सभी लोगों को वहां पर डियर स्टूडेंट्स क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, इसके बिहाफ पर केवल यही पहले टाइप का क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है, जिसको मैंने आप सभी लोगों के सामने क्लियर करने
समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि लेक्चर का टाइप कैसे रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, हर एक लेक्चर में हम कोई ना कोई टॉपिक, वन और मोर देन वन टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे और उस टॉपिक के बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, उस तरह के पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कराएंगे और उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस आप सभी लोगों को सॉल्व करने के लिए भी हम आपको देंगे, जिससे आप सभी लोगों की प्रैक्टिस हो सके और आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग ये समझ चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसमें कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं वो क्या होता है, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये क्या होता है, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। अगला टॉपिक जो हमारा डियर स्टूडेंट्स वो है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस डियर स्टूडेंट्स प्लूरल है, बहुवचन है, मैट्रिक्स सिंगुलर है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे आव्यूहों के प्रकार। ठीक है, आव्यूहों के प्रकार, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है, मतलब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उनके बिहाफ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम सभी लोग अपने पहले टाइप के मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि मैट्रिक्स का पहला प्रकार क्या है। तो पहला प्रकार जो डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह। ठीक है, पहला प्रकार होगा पंक्ति आव्यूह, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि पंक्ति आव्यूह अर्थात रो मैट्रिक्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपके एग्जाम में आव्यूह के जो प्रकार हैं उनकी डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, विद एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है। इसलिए हम यहाँ पर आव्यूह के प्रकार जो आपको बताएंगे विद डेफिनेशन बताएंगे, विद एग्जाम्पल बताएंगे, और आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप उसको अपनी नोट्स में लिखते जाएंगे तो आगे चल के आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिखूंगा। तो पंक्ति आव्यूह, देखो डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं ऐसा आव्यूह, ध्यान देना, कहते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ध्यान समझना, कैसा आव्यूह कहलाएगा? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि अगर किसी मैट्रिक्स में केवल और केवल कितने पंक्ति हो, कितने रो हैं, केवल और केवल एक ही रो है, तो उसे हम रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप सभी लोग, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे ए इक्वल टू हम लिख दें यहाँ पर 1 2 3 4 या 3 तक लिख दें। अगर हम आपसे इसका ऑर्डर पूछे तो एक रो कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, तो 1/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो 1/3 इसका ऑर्डर हो गया तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया डियर स्टूडेंट्स? ये रो मैट्रिक्स हो गया। कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे हम लिख दें ए बी लिख दें, कितनी रो है? 1, कितने कॉलम है? 2, तो 1/2 इसका ऑर्डर हो गया, तो ये भी कैसा मैट्रिक्स हो गया? रो मैट्रिक्स हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हम रो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ रो हमेशा कितने होंगे? 1 होंगे, और कॉलम मोर देन 1 होंगे। तो इसकी एक डेफिनेशन और भी बनाई जा सकती है। तो देखो कैसे कह सकते हैं, एक आव्यूह, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ध्यान समझना अगली डेफिनेशन, एक आव्यूह ए इक्वल टू AIJ यम इंटू एन, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यम इंटू एन पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ध्यान देना, कौन सा आव्यूह कहलाता है? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। कब कहलाएगा? तब कहलाएगा जब यम इक्वल टू क्या हो जाए? 1।
तो आप ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। जिस मेथड का आप यूज करना चाहें उस मेथड का यूज करते हुए आप सभी लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, पंक्ति आव्यूह क्या होता है। अगला जो है हमारा डियर स्टूडेंट्स वो है स्तंभ आव्यूह। क्या है? स्तंभ आव्यूह। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, केवल एक स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। बस लिख लेंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक क्या हो, स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एग्जांपल लिख देंगे 1 2 3। अब देखो इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं और कॉलम कितना है, 1 है। कोई और लिख दो, 4 5 लिख दो, यहाँ 2 × 1, कॉलम कितना है, 1 है। तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है और ये भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पंक्ति आव्यूह अर्थात रो मैट्रिक्स क्या होता है, स्तंभ आव्यूह अर्थात कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। आई होप आपको ये दोनों प्रकार के आव्यूह समझ में आ गए होंगे। इनकी डेफिनेशन भी अब आप सभी लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे डियर स्टूडेंट्स क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह और वर्ग आव्यूह। ठीक है, ये तीन प्रकार की आव्यूह और समझाएंगे, फिर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। पहले ध्यान से इन चीजों को समझिएगा और नोट करिएगा। सबसे पहला मैं आपको बताने वाला हूं क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, तीसरा आव्यूह होगा ये। कौन सा आव्यूह डियर स्टूडेंट्स, क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, क्षैतिज आव्यूह जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जो देखने में क्षैतिज दिखे उसे हम लोग क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो। देखो ध्यान से बोलेंगे, एक आव्यूह, शार्ट में डेफिनेशन लिखेंगे अलग तरीके से। एक आव्यूह A = aij m × n पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ध्यान समझना, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है, यदि m > n। एग्जाम्पल देखें आप लोग, इसका एग्जाम्पल देखें। जैसे A = हम लिख दें 1 2 4 5 6 7। इसका ऑर्डर देखो 2 × 3 है। अब आप इसको देखो, ये क्षैतिज दिख रहा है, ऊर्ध्वाधर दिख रहा है। मतलब ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे दिखेगा क्षैतिज होगा, ऐसे ऐसे दिखेगा तो ऊर्ध्वाधर दिखेगा। तो ये कैसा दिख रहा है, क्षैतिज दिख रहा है, इसलिए कौन सा आव्यूह है डियर स्टूडेंट, क्षैतिज आव्यूह है। और कोई एग्जाम्पल भी आप सभी लोग लिख सकते हैं। B = जैसे A B C D E F G और H कर दो, ये 2 × 4, मैं 2/4 का है। तो ये भी हमारा कौन सा आव्यूह है डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज आव्यूह है। और ये वाला मैट्रिक्स भी हमारा कैसा है, हॉरिजॉन्टल है अर्थात क्षैतिज आव्यूह है। तो ये डेफिनेशन जैसे हमने लिखा ऐसे भी आप सभी लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होना चाहिए था, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाएगा, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। ठीक है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। अगला आव्यूह डियर स्टूडेंट्स हमारा जो है वो है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो वर्टिकल दिखे। वर्टिकल कब दिखेगा, जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगी, इसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या होगी डियर स्टूडेंट, ज़्यादा होगी। तो यहाँ हम बोलेंगे एक आव्यूह, शार्ट में डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, एक आव्यूह। ठीक है, A = aij m × n कैसा आव्यूह कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है, यदि
m इज ग्रेटर देन n। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कितनी पंक्ति हैं? 3 स्तंभ कितने हैं? 2। तो आपको ये कैसा दिखेगा? ऊर्ध्वाधर दिखेगा, वर्टिकल दिखेगा। तो इसकी डेफिनेशन और कैसे लिख सकते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज़्यादा हो, अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। अगला आव्यूह है डियर स्टूडेंट्स हमारा वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह, जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से कहानी आगे की शुरू भी होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह जिसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। ठीक है, आप कह सकते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या क्या हो डियर स्टूडेंट्स? समान हो। ठीक है, क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। जैसे a इक्वल टू हम लिख दें ABCD, ऑर्डर क्या है? 2/2। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। b इक्वल टू लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना ऑर्डर है? 3/3 का है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, अर्थात वर्ग आव्यूह के नाम से जानेंगे। अब इसकी डेफिनेशन अगर इन सब के हिसाब से लिखना चाहते हो तो इसके हिसाब, जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो आप लोग कैसे लिखोगे? इसके लिए आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। कैसे? आप यहाँ लिखेंगे एक आव्यूह, ध्यान देना, ऐसे लिखिएगा, एक आव्यूह A इक्वल टू AIJ m इंटू n एक वर्ग आव्यूह, ध्यान समझना, वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है? यदि m इक्वल टू क्या हो जाए? n हो जाए। तो अगर m और n की वैल्यू आपस में सेम हो रही है तो उस सिचुएशन में हम उसे क्या कह सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, वर्ग आव्यूह कह सकते हैं। तो 5 प्रकार का आव्यूह आपको बताया गया डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर कौन सा? पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह और वर्ग आव्यूह। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग आव्यूह आपको मैंने बताया है, अब यहीं से आगे की जर्नी हमारी स्टार्ट होगी। वर्ग आव्यूह के आधार पर ही आगे चीज़ें हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। इसलिए ये जो बेसिक लेक्चर था, ये सारी बातें आप सभी लोगों को जानकारी में रहना, सारी बातें स्पष्ट रूप से आपको पता होना बेहद आवश्यक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको पसंद आया है, अच्छे से समझ में आया है और आप ये चाहते हैं कि हम इस नई बैच को आगे बेहतर तरीके से आप सभी लोगों तक पहुंचा सकें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कितना समझ में आया, कहाँ तक समझ में आया, कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं बचा है। जो कुछ भी आपके दिमाग में हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सिलेबस की चिंता मत करिएगा, जितना हम पढ़ेंगे उतना बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। बाकी जब एग्ज़ाम आएगा तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा अलग से करेंगे, वो अलग बात है। अभी आपको कितना समझ में आया है ये जानना मेरे लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। अगर लेक्चर आपको सारा पूरा अच्छे समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
और डियर स्टूडेंट्स, चूँकि आप सीनियर्स हैं तो आपके जो जूनियर्स फर्स्ट सेमेस्टर में भी एडमिशन लिए हैं उनके भी अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लास शाम को 7 बजे से चल रही है। आप उन्हें भी अपने इस चैनल को रिकमेंड करिए जिससे वो सभी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते